नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पॉडकास्ट में। मैं हूं आपका अपना नितिन आत्रे। दोस्तों, भारत में बहुत सारे किसान संगठन हैं, लेकिन एक 32 साल का युवा सामने आते हैं और कहते हैं कि भाई किसानों की आवाज़ सुनी नहीं जा रही है। तो इसीलिए 27 नवंबर 2025 को वो भारतीय किसान यूनियन धन सिंह कोतवाल जी के नाम पर एक स्थापना करते हैं, एक किसान संगठन की। कहते हैं कि अब ये आवाज सुनाई जाएगी किसानों की, दुनिया को। अब इनकी आवाज जो है बदलाव लाती है या सिर्फ एक नाम बन करके समाप्त हो जाती है, ये तो समय बताएगा। आइए हम स्वागत करते हैं जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पवन गुर्जर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद आत्रेय जी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा और आपके चैनल के माध्यम से अपने देशवासियों को आज युवा राष्ट्रीय दिवस के रूप में जो स्वामी विवेकानंद जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, उसके लिए मैं सबको बधाई दूंगा, क्योंकि वो मेरे भी प्रेरणा स्रोत हैं और वो देश के हर युवा के प्रेरणा स्रोत हैं। मैं, जैसा कि आपने कहा अभी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि जिस नाम से हमने यूनियन को बनाया है, वो नाम एक ऐसा नाम है जिसने देश को आज़ादी दिलाई। 27 नवंबर भारतीय किसान यूनियन धन सिंह कोतवाल का जो स्थापना दिवस है, वो हमारे जो अमर शहीद धन सिंह कोतवाल जी हैं, उनकी उस दिन जयंती होती है। उस जयंती के अवसर पर हम लोगों ने उनकी जन्मभूमि गांव पाचली में जाकर के संगठन की स्थापना की है और समाज के जिम्मेदार लोगों ने ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी और कहा कि आपको किसानों की जो है वो मजबूती से लड़ाई लड़नी है। लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि इतने सारे किसान संगठन हैं देश पे, 800 जिले हैं पूरे देश में, और 800 जिले में अगर मैं एक जिले की बात करूं तो दो से ज़्यादा किसान संगठन वहाँ होंगे। इतने सारे किसान संगठन के बावजूद भी आपने क्यों ऐसा सोचा कि हमें फिर एक संगठन और, क्या आपको नहीं लगता कि ये भीड़ में बस एक नाम हो जाएगा? देखिए, मैंने जिन्हें अपना आइडियल मान के, मैंने धन सिंह कोतवाल जी को अपना आदर्श मानते हुए इस संगठन की स्थापना की है। और इस देश का प्रत्येक नागरिक ये जानता है कि जो 1857 की क्रांति के जनक हैं अमर शहीद धन सिंह कोतवाल, वो शख्सियत हैं जब देश सैकड़ों वर्षों गुलाम था ब्रिटिश सरकार का और कोई आवाज उठाने वाला उस समय नहीं था। तब उन्होंने एक ऐसी जिम्मेदारी पर रहते हुए, एक ऐसी पोस्ट कहूं उस पर रहते हुए, जो उस समय ब्रिटिश सरकार की पुलिस की सबसे बड़ी पोस्ट कोतवाल हुआ करती थी, उस पोस्ट पर लात मार करके और देश में जो एक बड़ा अंग्रेजों का अत्याचार था, उस अत्याचार के खिलाफ उन्होंने बिगुल बजाया और अपनी जान की परवाह किया बिना वो इस आजादी की जंग में कूद गए। गांव के गांव हमारे उजाड़ दिए गए, अंग्रेजों ने तोपों से तबाह कर दिए। तो वो ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और मैं भी उनका जो है आदर्श उनको मानता हूं। उनको मैंने कोतवाल जी को बचपन से पढ़ा है और धन सिंह कोतवाल जी से प्रेरित होकर के, उनके जीवन से प्रेरित होकर के, उनकी कार्यशैली से प्रेरित होकर के मैंने इस चुनौती को स्वीकार किया है। क्योंकि चुनौतियां स्वीकार करना पुराने समय से, मेरा बचपन से लेकर और आज तक, वो मेरा जो है अहम चीजें मेरी रही हैं। मैं चुनौतियों को स्वीकार करता हूं और जमीन पर संघर्ष करके, लोगों की मदद करके, किसानों की मदद करके, उनके बीच में पहुंच करके उसको मैं साकार करने का काम करता हूं। आप देखिएगा, एक दिन ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश का नहीं, इस भारत का सबसे बड़ा संगठन अगर कोई किसान संगठन होगा तो वो भारतीय किसान यूनियन धन सिंह कोतवाल होगा। मात्र एक महीने के अंदर हमारे 50 जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में हैं, हमारे राजस्थान में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहां हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। अभी हरियाणा में जो बड़ोली गांव फरीदाबाद में एक बड़ा धरना लंबे समय से चल रहा है, उसको लीड हमारे हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष वीरपाल गुर्जर जी कर रहे हैं। उत्तराखंड में हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में एक बड़ा जत्था
ये मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कोई केवल एक किसानों का संगठन नाम मात्र नहीं है, ये कोतवाल जी एक विचारधारा है, और कोतवाल जी को विचारधारा मानते हुए ये एक बड़ा आंदोलन है, ये एक जन आंदोलन बनने जा रहा है। धन सिंह कोतवाल जी के ऊपर जो आपने अपने संगठन का नाम रखा है, आप कह रहे हैं ये कि विचारधारा है, तो विचारधारा वो क्या विचारधारा है? क्योंकि धन सिंह जो कोतवाल थे वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, आप किसके खिलाफ लड़ेंगे? देखिए, हम लोग इस बात से कहीं भी दूरी नहीं रख सकते कि जिस समय पार्टियां चुनाव में आती हैं तो वो किसानों को, मजदूरों को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे करती हैं। आप देखिएगा, इस देश का जो सबसे बड़ा वर्ग है, एक आधे से अधिक जो आबादी है वो खेती किसानी पर है, यानी कि जो वो है आधे से अधिक आबादी वाला जो वर्ग है वो किसान है, और उस किसान को ठगने का काम समस्त पार्टियां और सरकारें करती हैं। जब सरकारें वो ठगने का काम करती हैं, घोषणा पत्र में उनके लिए बड़े बड़े वादे करती हैं, तो वो वादे सरकार बनने के बाद वो भूल जाते हैं। जब वो भूल जाते हैं तो उन्हें याद दिलाने के लिए हम अपने संगठन, हमारी इसलिए ही आवश्यकता है कि हमको उन्हें याद दिलाने के लिए जगह जगह जो है उस मूवमेंटों को उठाना पड़ता है और उन्हें याद दिलाना पड़ता है कि आपने किसानों के लिए बड़े बड़े भूरे भूरे वादे किए थे, आज उनको पूरा करने का समय आ गया है। आपके फेसबुक पर एक वीडियो वायरल है जिसमें हथियार लहराने की बात चल रही है, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, ये विरोधियों की साजिशें होती हैं, और बड़ा जत्था उस दिन हमारे साथ था। हम 22 तारीख को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यूपी प्रेस क्लब में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और वहीं से संगठन के जो जिला अध्यक्ष हैं और अन्य कार्यकारिणी है उसकी घोषणा की थी। वहां से हम लोग आए थे, हमारे साथ 400-500 गाड़ियां प्रतापपुर टोल से, लगभग नोएडा से हमारे स्वागत होते हुए आए थे। वो कोई हथियार नहीं था, वो बच्चों ने खेलने वाली उसमें गाड़ी में गन रखी थी, वो गलती से निकाली, उस गलती को स्वीकार भी किया गया था और उसको वहां थाने में, संबंधित थाने में भिजवा भी दिया गया था। ठीक है, एक वीडियो और है जिसमें वो आपने बोल रहे हैं कि किसान जो है वो झंडा भी रखता है और डंडा भी रखता है, तो उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, उसका आकलन आप कई चीजों से कर सकते हो, क्योंकि किसान हमेशा खेत में रहता है और खेत में तमाम तरह के जानवर आते हैं, तमाम तरह के भेड़िए आते हैं, तो उनको जब उससे बचने के लिए देखो डंडा उसको रखना पड़ता है और उसका इस्तेमाल भी करना पड़ता है। चाहे आप उसके जो है जंगल वाले जीवन की बात कर लो या सामाजिक जीवन की बात कर लो, जब कहीं ऐसी व्यवस्थाएं होंगी कि किसानों पर अत्याचार होगा और उनको दबाने का प्रयास किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं फिर उसका प्रयोग और उपयोग भी करना पड़ता है। तो किसान झंडा भी रखता है और झंडे में डंडा भी रखता है, हैं? जी, तो बिल्कुल एक लगता बात है। बताइए कि आपने ऐसा कौन सा अभी तक ऐसा कार्य, अभी तो खैर अभी नया नया संगठन है, लेकिन फिर भी मैं इससे पहले भी आप जुड़े रहे होंगे किसानों से, तो कोई ऐसा कार्य आपने किया है आज तक जो आपको कहीं नुकसान हुआ हो और किसानों को उससे फायदा हुआ हो? देखिए, मेरी भागीदारी जो भी सामाजिक गतिविधियां होती हैं, जहां कहीं भी किसी किसान पर, मजदूर पर अत्याचार होता है, तो वहां पवन गुर्जर की मौजूदगी निश्चित होती है, चाहे वो 2 किलोमीटर पे हो या वो 100 किलोमीटर पे हो। मैं कभी भी बड़ी जो घटनाएं होती हैं उनसे दूरी नहीं बनाता, वहां पहुंचता हूं, और जो घटना होती है उसकी सच्चाई का आकलन करते हुए पीड़ित पक्ष, जो पीड़ित होता है, शोषित होता है, वंचित होता है, उसकी आवाज बनने का काम करता हूं। ऐसा ही एक प्रकरण अभी कुछ समय पहले तेजगढ़ी चौराहे पर हुआ था, जो सब लोग जिसको जानते हैं, सब लोगों ने उसको देखा है। वहां 3-4 निर्दोष युवकों को जबरदस्ती फंसा करके जेल भेज दिया गया, इनाम घोषित कर दिया गया, रासुका की मांग करने लगे। तब जाकर के उन चीजों को मैंने समझा और मेरे दिल में दर्द पैदा हुआ। उसके बाद मैंने एक बड़ी पंचायत ऑर्गेनाइज की और उसमें जो है सरकार को चेताया और बताया कि अगर आप इस तरह निर्दोष लोगों पर कार्रवाई करोगे तो ये एक बड़ा आंदोलन होगा और सरकार को कहीं ना कहीं इसका भारी नुकसान और खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तब जाकर के उसमें फैसला हुआ और वो बच्चे सकुशल अपने घर आ गए। ये मेरे जीवन का एक बड़ा स्टंट रहा है। यूं तो मैंने दिल्ली जो किसान आंदोलन हुआ है उसमें भी मेरी अहम भूमिका रही। मैं यहाँ से साइकिल से 50-60 साइकिल लेकर के, सैकड़ों युवा साथी लेकर के दिल्ली जो धरना चला था उसमें गया। कई बार उसमें मेरी अरेस्टिंग हुई, मैं किसान आंदोलन में जेल गया हूँ। तो ये सब चीजें मेरे जीवन की कार्यशैली में रही हैं, क्योंकि मैं शुरुआती दौर से ही, मेरा जीवन पूर्ण रूप से सामाजिक जीवन है, मैं ज्यादा पारिवारिक जीवन में नहीं रहता।
चलो, आपने दिल्ली की बात करी तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली में जो धरना होता है, बार बार किसान जो है धरना देने के लिए दिल्ली पहुंच जाते हैं, क्या जिले में और राज्य में किसानों का सुनने वाला कोई नहीं है जो आपको दिल्ली जाना पड़ता है? देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो प्रदेश सरकार के हाथ में होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो केंद्र सरकार के हाथ में होती हैं। अगर आप दिल्ली वाले प्रदर्शन की बात करेंगे तो मैं उसमें थोड़ा सा, उसमें टाइम जरूर लगेगा, अगर आप कहोगे तो मैं उसको थोड़ा सा विस्तार पूर्वक नहीं आपको बताइए, बताना नहीं चाहूंगा। बताइए आप। देखिए, दिल्ली जो धरना हुआ था, वो जो काले कानून जिनको कहा गया था, वो एक्चुअल में काले कानून उनको कहा नहीं गया था, वो थे ही काले कृषि कानून। वो जो तीनों बिल किसानों के खिलाफ आए थे, वो किसानों के खिलाफ नहीं थे, वो आम जनता के खिलाफ भी थे, क्योंकि उनकी जानकारी लोगों को नहीं थी। लेकिन जिन लोगों को थी, जिन किसान नेताओं को थी, उन्होंने इसका विरोध किया। अब जब पारित कोई बिल दिल्ली से हुआ है, केंद्र की सरकार से हुआ था, उसके विरोध के लिए भी हम लोगों को दिल्ली जाना पड़ेगा। भाई, प्रदेश सरकार ने तो वो बिल पारित नहीं किए थे। दूसरा मैं आपको बताऊं, आपने एक मोनोपोली नामक वर्ड सुना होगा। वो मोनोपोली नामक वर्ड का मतलब है, मोनो का मतलब एक और पोली का मतलब अधिकार, एक अधिकार। तो एक अधिकार जब स्थापित हो जाएगा तो उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। जैसा कि आपने अभी देखा होगा, इंडिगो फ्लाइट, वो क्या है? वो एक मोनोपोली सिस्टम है। सरकार को इस सिस्टम को तोड़ना पड़ेगा। और आप देखिए, विदेशों में आप जाएंगे तो वहां इतना शेयर किसी का नहीं है। यहाँ मैंने जो देखा है, सुना है, 90-95% में दो कंपनियां हैं। तो सरकार ने अगर कोई स्कीम पारित की तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन उसका खामियाजा किसने भुगता? सरकार ने नहीं भुगता, उसका खामियाजा भुगता उन यात्रियों ने। जो आम यात्री उसमें यात्रा कर रहे थे, वो रो रहे थे। कोई बच्चियों के लिए पैड मांग रहा था, कोई दवाई मांग रहा था, कोई अपना ब्रीफकेस मांग रहा था। वो दुख, वो दर्द मैंने देखा है, मैं उस दुख दर्द से अनजान नहीं हूं। दूसरा, जो कृषि बिल थे, उन कृषि बिलों में सबसे बड़ी समस्या थी अनलिमिटेड स्टॉक। जब स्टॉक अनलिमिटेड हो जाएगा, इमरजेंसी के समय सरकार को क्या पता किसके पास कितना स्टॉक है, तो वो जनता के पास राहत सामग्री कैसे पहुंचाएगी? दूसरी चीज उसमें सबसे बड़ी यह थी कि जब एक व्यक्ति, मैं मान सकता हूं कि उसमें शुरुआती दौर में किसानों को अच्छा लाभ मिलता, क्योंकि एक कंपनी आती और वो अपना स्टॉल लगाती और बताती कि मैं गेहूं का, जैसे अभी पिछले समय में 2400 कुछ रुपए का भाव था क्विंटल का, तो वो कहती मैं 3000 रुपए के भाव से खरीदती हूँ। तो हो सकता है किसानों को कुछ समय के लिए उचित मुनाफा होता, लेकिन जब खरीदार पूरे गेहूं का एक होता और एक व्यक्ति के पास उस गेहूं का सारा स्टॉक होता, तो वो अपनी इच्छा अनुसार उसको बाजार में निकालता। जब वो बाजार में खपत होती 5 बोरी गेहूं की, वो निकालता 2 बोरी, तो वो होती शॉर्टेज। और जब शॉर्टेज होती तो उस शॉर्टेज की महंगाई का खामियाजा सीधा सीधा आम जनता को भुगतना पड़ता। हो सकता है आटा आज 500 रुपए किलो आपको ना मिलता। तो वो खाली केवल किसानों का आंदोलन नहीं था, वो आम मानस का आंदोलन था। तो हम माने कि दिल्ली के जो धरने हैं वो कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बनाने के लिए हैं? भाई, नहीं, लोकतंत्र, आप ये कह रहे हो कि जो भी कोई कोई भी धरना होगा, अभी तो जी, यहाँ पे मेरठ है, हम लोग दिल्ली चले जाते हैं, मेरठ के लोग। लेकिन अगर कोई दूर का किसान है, मान लो इलाहाबाद का किसान है, मेरा मतलब ये है कि क्या किसानों की सुनने वाला कोई जिले में या राज्य में नहीं है क्या कोई? देखिए, मैं या हम सीधा बस दिल्ली जाएंगे? मैं आपको एक बात बताना चाहता हाँ। हूं। जो सरकारें होती हैं, हम्म, सरकारें होती हैं अस्थायी, हम्म, और जो सरकारी मशीनरी होती है वो होती है स्थायी। उस सरकारी मशीनरी पर कंट्रोल करने के लिए अस्थायी जो संस्थाएं होती हैं वो नियुक्त की जाती हैं। और जब वो संस्थाएं उन सरकारी मशीनरियों पर कंट्रोल करने में विफल हो जाती है, हम्म, तब कहीं ना कहीं सामाजिक संगठनों की आवश्यकता पड़ती है। तो आज जो आप ये देख रहे हो, ये सीधा सीधा इसका संदेश मैं ये देना चाहता हूं कि सरकार पूर्ण रूप से सरकारी मशीन की कंट्रोलिंग में फेल है। उनका नेतृत्व करने वाले लोग फेल हैं। लोगों की, विधायकों, सांसदों से उम्मीदें हट चुकी हैं। निराश होकर, हताश होकर वो सामाजिक संगठनों के पास कहीं ना कहीं जाते हैं। और जब वो सामाजिक संगठनों के पास जाते हैं तो उनकी बातें सुनी जाती हैं। अब आम देखो, सरकार जिसके पास नहीं है, जिसकी सरकार, काम तो सरकार को करना है। अब सरकार हमारी है नहीं, तो हमारे पास लोकतंत्र में, संविधान ने हमें क्या अधिकार दे रखा है? धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, वही हमारे पास आखिरी चारा बसता है। अब ठीक। चाहे उसको आप दबाव मान लीजिए या हमारे
किसानों मजदूरों के लिए काम कराने की हमारी मजबूरी मान लीजिए। या मीडिया कवरेज भी अच्छा मिल जाता है दिल्ली में। देखिए, मीडिया कवरेज तो होना लाजमी है। मीडिया कवरेज नहीं होगा तो चीजें नीचे से उठकर ऊपर कैसे आएंगी, और जब नीचे से उठकर चीजें ऊपर नहीं आएंगी तो उनका समाधान कैसे होगा। ठीक है, ये जो आंदोलन हुआ था दिल्ली में, वो 2020-21 में हुआ है, ठीक है। तो उसी समय हमारे जो मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, उन्होंने राज्यसभा और लोकसभा दोनों में एक शब्द का यूज किया था, आंदोलन जीवी, शायद आपको याद होगा। उन्होंने कहा था कुछ लोग ऐसे हैं जो हर प्रदर्शन में होते हैं, चाहे वो किसानों का आंदोलन हो, क्योंकि था तो वो किसानों का आंदोलन, लेकिन किसान का किसी का नाम नहीं लिया उन्होंने। उन्होंने उनके बारे में, जो कुछ लोग ऐसे थे जो हर उसमें पहुंच जाते हैं, हर प्रदर्शन में पहुंच जाते हैं। तो इस शब्द के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे, आंदोलन जीवी जो मोदी जी ने बोला था उस शब्द के बारे में, और उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, वो क्या था? देखिए, कई बार आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति बहुत साधारण होता है, अपना अच्छा खासा जीवन जी रहा होता है, गांव में अपने परिवार में खुशहाली से अपना जीवन जीता है, लेकिन एक समय आता है और वो व्यक्ति उस गांव, उस क्षेत्र का सबसे बड़ा बाहुबली या बदमाश बन जाता है। लेकिन लोग उसके बदमाश और बाहुबली की चर्चाएं तो करते हैं, उसके पीछे की कहानी को कोई जानना नहीं चाहता। तो मैं निवेदन करूंगा कि उनको ये भी जानना चाहिए कि जिन्हें आप आंदोलन जीवी बोल रहे हो, वो मजबूरी में आंदोलन कर रहे हैं, किसी शौक में आंदोलन नहीं कर रहे। जब मोदी जी, अगर वो कानून अच्छे नहीं थे तो आप उनको लाए क्यों, पहला सवाल। और अगर वो कानून अच्छे थे तो फिर इन आंदोलन जीवियों की वजह से आपने वापस क्यों किए। आप तो सर्वशक्तिमान हो, इस देश के राजा हो, तो आपने वापस क्यों किए, ये भी एक बड़ा सवाल है। ठीक है, और जो इस तरह के जो आंदोलन होते हैं, क्या उनमें नहीं लगता है जो किसान होते हैं कहीं ना कहीं उनकी जो खेती होती है और जो मजदूरी होती है उसका नुकसान होता है इन धरनों से, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी अपनी खेती छोड़ छोड़ करके आते हैं वहां पर। देखिए, धरनों में। जब घर में मेरे कोई सदस्य बीमार होगा और वो हॉस्पिटल जाएगा तो मुझे उसकी देखरेख करनी पड़ेगी, अपना काम छोड़ना पड़ेगा, कारोबार छोड़ना पड़ेगा। जब लड़ाई किसानों की होती है तो नुकसान भी किसानों को, हम लोगों को सहना पड़ता है। और अच्छे अपने आगामी भविष्य के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अच्छा भविष्य बनाने के लिए अगर उसमें हमें कोई कुर्बानी देनी पड़ती है तो उस कुर्बानी को देने के लिए हम लोग हमेशा स्वतंत्र और तैयार रहते हैं। चलो, अभी आपने भविष्य की बात करी तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जो युवा हैं आजकल खेती से दूर भाग रहे हैं, वो खेती को अपना भविष्य नहीं मानते, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, मैंने अभी मेरी नई शुरुआत है, अभी लगभग 40 दिन के आसपास हम लोगों को संगठन की स्थापना किए हुए हैं। और पूर्व में भी मैंने अपने कई इंटरव्यूज में, मंचों से ये कहा है कि आज सबसे बड़ी परेशानी में अगर कोई किसान वर्ग जो आसपास का है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है। क्योंकि देखो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश एनसीआर क्षेत्र की जो जमीनें हैं, लगातार वो प्लॉटिंग हो रही है या सरकार उन पर जो है जबरदस्ती उन्हें कब्जा रही है, बिल्डरों को बेच रही है। जमीन कोई रबड़ नहीं है। ये आने वाले भविष्य का बड़ा चिंता का विषय है। जमीन, देखिए, सब चीज का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन अगर आपको गेहूं खाना है तो वो जमीन में बुएगा। कहाँ जा रही है? जमीन में बुएगा, उगेगा, तब उसको खा पाओगे। उसको आप निर्मित नहीं कर सकते कि जैसे चिप्स बन गए या कोई और अन्य सामग्री बन गई। तो ये एक बड़ा विषय है और बड़ा चिंता का विषय है। किसानों का भविष्य इस तरह से बिल्कुल अंधकार में है। रोजगार की स्थिति बिल्कुल खराब होती जा रही है। और रही किसानों के लिए, युवाओं के लिए खेती की बात, तो मैंने कई बार सरकार से अपील की है कि आप लोग ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर पर मृदा की जांच कराइए, ताकि किसान के परिवार को ये पता लग सके कि जो हमारी यहाँ की भूमि है वो किस फसल के लिए उपजाऊ है। जिस फसल के लिए वो उपजाऊ है वो पता अगर होगा तो कम उर्वरक की लागत लगेगी, कम बीज लगेगा, कम खाद लगेगा, कम पानी लगेगा और अच्छी फसल सस्ते खर्चे पर हम लोग जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी सुविधाएं जो है, जैविक खेती के लिए भी हम लोग लगातार प्रयास करते हैं कि जैविक खेती भी हमारे किसान परिवार के लोग करें। और सरकार समय समय पर एक जागरूक अभियान चलाए, भाई युवा किसान जागरूक अभियान चलाए। तो हम तो मांग करते हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी सरकार की है। अब सरकार इससे अगर अपना पल्ला झाड़ना चाहती है तो ये आने वाले चुनाव में सवाल होगा। नहीं, जैसे भविष्य से अगर दूर भाग रहा है युवा,
तो कहीं ना कहीं जैसे पहले क्या होता था, हमारा देश कृषि प्रधान देश रहा है पहले से ही। तो अगर आप युवाओं को देखेंगे तो जो पहले एक खेती और उसके साथ साथ पशुधन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज थी गांव के लिए। लेकिन आजकल लोग खेती से भी दूर भाग रहे हैं, इसके साथ साथ जो पशुधन है उससे भी दूर भाग रहे हैं। तो मुझे ये पूछना है आपसे, वो ठीक है आपकी बात कि युवा जो है, आप कह रहे हो कि इसमें भविष्य नहीं है, आप ऐसा नहीं मान नहीं रहे हो नहीं, क्या मैंने खेती ये में? नहीं नहीं मैंने ये और नहीं कहा खेती में भविष्य नहीं है। लेकिन जो दूर भाग रहे हैं वो खेती भी नहीं करना मैं चाहते और पशुधन भी नहीं रखना चाहते, मैं उसके बारे में क्या खेती बोलेंगे? किसानी की अगर आपको बात बताऊं, कोरोना का एक ऐसा काल रहा है हम्म, जिससे देश नहीं दुनिया जूझी है। हम्म। और आपने देखा होगा, अगर इस देश की अर्थव्यवस्था संभाली है तो वो खेती ने संभाली है। क्योंकि हाँ, वो किसान कृषि का प्रधान देश है बड़ा भारत। किसी किसान का दिल बहुत बड़ा है। हम्म, आप किसी की फैक्ट्री में चले जाओगे ना, तो वहां से जो है एक छोटा चिप्स का पैकेट नहीं ला सकते। आप किसान के खेत में घूमने चले जाओ, वो खुद ही आपसे कह देगा भाई साग तोड़ के बांध दे थोड़ा सा, या बाग होगा तो कह देगा भाई थोड़े से अमरूद ले जाओ, या थोड़े से आम ले जाओ भाई बच्चों के लिए, सलजम बुरी सलजम ले जाओ। तो किसान का जो दिल है ना वो बड़ा भावुक है। किसान मतलब चीजों को भावनाओं से समझता है, व्यापार की दृष्टि से नहीं। खेती जो है वो केवल व्यवसाय का साधन नहीं है, वो एक संस्कार भी है। ठीक है, इस समय योगी जी का कार्यकाल चल रहा है यूपी में। तो इस कार्यकाल में जो इनकी जो नीतियां हैं किसानों को लेकर के, ये आपके हिसाब से ठीक हैं? देखिए, कुछ चीजें अच्छी हैं हम्म, और कुछ चीजों को अच्छा करने की आवश्यकता है। अच्छा। हाँ, अभी गन्ने के दाम जो बढ़ाए, जिसमें 390 रुपए और 400 रुपए के आसपास अभी गन्ना हुआ है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूर्ण रूप से गन्ने की खेती पर आधारित है। और पेमेंट का शेड्यूल भी पहले से कहीं सुधरा है। हम्म, क्योंकि मैंने कई बार पहले भी कहा है, मैं किसी व्यक्ति, किसी पार्टी, किसी दल का विरोधी नहीं हूं। मैं अपनी जो किसानों की मांग है उनको मांगने वाला हूं, और जो उनको मानेगा या उनके लिए कुछ करेगा, अगर सरकार किसानों के लिए अच्छा काम करती है तो हम सरकार की सराहना भी करेंगे। तो गन्ने का मूल्य बढ़ाया, लेकिन हम लोग उसमें 450 और 500 रुपए की मांग कर रहे थे। अगर मुख्यमंत्री जी का थोड़ा सा दिल और बड़ा हो जाता तो शायद किसानों के लिए कुछ राहत और मिल जाती। जो एफआरपी उससे खुश है हाँ, गन्ने फिलहाल पर? भाई फिलहाल तो चीजें संतुलित हैं, लेकिन उनमें थोड़ा सा और सुधार अगर हो जाएगा तो ज्यादा अच्छी रहेंगी। जैसे अभी सोसाइटी में जो ब्याज वाली स्थिति है, जो बढ़ा करके इन्होंने कहा कि उसको सब्सिडी दे देंगे, तो जैसे हरियाणा में उसको हटा दिया गया है, हम भी ये मांग कर रहे हैं कि आप, जैसे गैस पे ये लोग सब्सिडी लेकर के आए थे, मैं वहां की बात करूं, तो ये कहा गया था कि वो खाते में रिवर्स हो जाएगी। वो रिवर्स कुछ समय के लिए हुई, लेकिन लोग उसे भूलते गए, उस रेट में खरीदने की आदत पड़ गई। तो वो ये क्या होता है, ये एक पूंजीपति प्लान होते हैं। कॉरपोरेशन एक बड़ी चीज है, और जहां तक मैंने महसूस किया है, जो देश की सरकार है वो पूंजीपति लोग चला रहे हैं। तो पूंजीपति जो लोग हैं वो अपने हिसाब से चीजों को अलग अलग बांटते हैं। जैसे बिजली का निजीकरण करने की तैयारियां चल रही हैं, सरकारी जो स्कूल हैं उनको बेचने की तैयारियां चल रही हैं। भाई, सरकारी स्कूल को बेचना कहाँ का समाधान है? अब जो बच्चे किसानों के हैं, मजदूरों के हैं, उनके पास तो इतना पैसा नहीं है, तो उनको अच्छी शिक्षा कहाँ से मिलेगी? या तो सरकार उनके लिए निःशुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था करे, या फिर जो सरकारी संस्थान है उनको सुधारे। देखिए, मेरा सीधा सीधा मानना यह है कि जो अपने माँ बाप की अच्छी औलाद होता है, सपूत होता है, वो अपनी संपत्ति को कभी बेचता नहीं है, उसको बढ़ाता है। और अगर सरकार की जो चीजें हैं, जो सरकारी संपत्तियां हैं, जो सरकार के विभाग हैं, अगर सरकार अच्छी है, मैं कह रहा हूं अच्छा काम कर रही है, लेकिन उनको सुधारने की आवश्यकता है, ना कि उनको बेचने की। बेचना हो कोई समाधान उसका नहीं है। तो जो किसान हैं जो खेती कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो उनके बच्चे हैं वो आईएएस भी बन रहे हैं, आईपीएस भी बन रहे हैं, इंजीनियर भी बन रहे हैं, डॉक्टर भी बन रहे हैं, नेता भी बन रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि उनके लिए ये बाध्य है कि बस खेती करनी है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, खेती तो उनके पास एक्स्ट्रा है ना। ये तो देखिए लोकतंत्र है, हाँ। लोकतांत्रिक देश है। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान लिखा है, और यह संविधान है, इस संविधान के अनुरूप इस देश के प्रत्येक नागरिक को जीने की आजादी है, काम करने की आजादी है, अपनी संस्कृति में जीने की आजादी है। तो ये तो बढ़ता है, जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं उनकी सोच बढ़ रही है। सोच बढ़ रही है तो उसके साथ साथ खेती में भी आदमी सोच रहा है कि नहीं, अब हम इससे अच्छी बेहतर फसल कैसे ले सकते हैं। देखिए, पहले हम हल की जोड़ी बनाते थे और खेत को जोतते थे, फिर ट्रैक्टर आ गया,
फिर ट्रैक्टर आने के बाद जुताई का साधन हो गया। फिर हम जब गेहूं दराती से काटते थे और मशीनों में निकालते थे, या पहले तो वो फटकार करके या बैलों के उससे ही करते थे, बैलों की जो हली चलती थी वो उसको करती थी। लेकिन आज क्या है, आज ऐसी मशीन आ रही है, मशीन लगती है और वो गेहूं एक तरफ हो जाता है, भूस एक तरफ हो जाता है। तो ये जो जमाना है वो बहुत एडवांस है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, और टेक्नोलॉजी के जमाने में सब अपने अपने रेस लगा रहे हैं जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए। तो किसान के परिवार को भी अधिकार है अच्छी नहीं, शिक्षा लेने आपने का। उद्योगपतियों की बात की थी ना कि उद्योगपति चला रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ किसानों के बेटे उद्योगपति बन रहे हैं, नहीं, वो मैंने अभी उद्योग भी कर रहे हैं। मैंने आपको बताया उद्योग करना, और एक मैंने आपको मोनोपोली जो वर्ड शुरू में बताया था वो वर्ड और वो भी व्यापार में किसानों के ही बेटे हैं। वो फर्क होता है। हाँ, वो फर्क होता है, एक तरफ आप एक अधिकार स्थापित करना चाहते हो, या आप जो है छोटे छोटे जो सूक्ष्म उद्योग जिनको हम बोल सकते हैं उनको आप स्थापित करिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई काम है तो वो एक कंपनी को दे दिया, उसकी मालिक एक कंपनी बना दी। आपको छोटे छोटे टुकड़ों में उनको देना चाहिए, मैं ये सरकार से मांग करता हूँ। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए कि एमएसपी, कर्ज माफी और लागत, इनमें से अगर आपको एक को चुनना हो तो क्या चुनेंगे आप? भाई एमएसपी निश्चित रूप से चुनेंगे, क्योंकि एमएसपी अगर हम लोग चुनेंगे तो उसमें लागत और प्लस उसका जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अनुसार हम लोग मांग करते आए हैं उसका 1.5 गुना की, तो वो किसान को मिलेगी। लेकिन 23 ऐसी फसल हैं जिन पर एमएसपी है। देखिए फसलों पे एमएसपी, मैं एक बात पूरी कर लूं अपनी। 23 फसल ऐसी हैं जिन पे एमएसपी है, उनमें दालें हैं, गेहूं है, बहुत सारी चीजें हैं। अगर सभी फसलों पर एमएसपी हो जाएगी, जिसको जिसमें फायदा है वो बोएगा, है ना? तो उसमें क्या होगा कि कुछ खेती ज्यादा हो जाएंगी, कुछ खेती कम हो जाएंगी। मान लो गेहूं की जरूरत देश को कितनी है, उससे ज्यादा पैदावार हो गई या उससे कम हो गई, तो क्या सब फसलों पर एमएसपी लगाना क्या प्रैक्टिकल है? आपको लगता है? आपने अभी बताया हाँ। कि जो है उससे कुछ चीजें विपरीत हो जाएंगी। भाई क्या सारा घाटा किसानी सहे? दूसरी चीज, फसलें जो हैं वो मौसम के अनुरूप होती हैं, मौसम जिस तरह का होता है उस तरह की फसलें बोई जाती हैं। भाई गेहूं का सीजन है तो गेहूं का सीजन में गेहूं बोया जाएगा, भाई आलू का सीजन है तो आलू बोया जाएगा। ये सब एक अलग अलग पार्ट है जी, है ना। तो ऐसा है, अगर एमएसपी को कानूनी गारंटी बना देंगे तो कई बार क्या होता है, जैसे मैंने देखा है अभी पहले चावलों की, धान की वो चल रही थी खरीदारी, गढ़ मंडी में मैंने इसको देखा। वहां पे क्या कर रहे थे, जैसे किसान लेके आ गया अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली से, भाई साधन उसका अपना आ गया, आके वो लेके आ गया तो उसको टलकाते रहे, अभी करवा रहे, रात हो गई, कहने लगे जी अब तो रेट भाव ये नहीं आ रहा। अब वो क्या सोचता है, यार तू कल फिर आएगा फिर जाएगा। तो वो एक ऐसी व्यवस्था इन लोगों ने बना रखी है किसान को ठगने वाली। तो कहीं ना कहीं ये लोग उस पे किसान को ठग लेते हैं। दूसरी चीज, आप अगर एमएसपी लागू करोगे, न्यूनतम एमएसपी है, कानूनी गारंटी एमएसपी नहीं है। अच्छा, मैं एक चीज और बीच में टोक रहा हूं आपको जी। एमएसपी जो है कोई भी विपक्ष में होता है जी, जो विपक्ष में होता है वो हमेशा, जब बीजेपी विपक्ष में थी बिल्कुल तो वो एमएसपी की डिमांड करती थी, बिल्कुल मानता हूं। जब अब पार्टियां दूसरी हैं वो कर रही हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि हर विपक्ष में जो भी होता है वो एमएसपी की डिमांड करता है। तो ये प्रैक्टिकली, अगर हम प्रैक्टिकली सोचें इसको कि हर फसल पे अगर इसको एमएसपी बना दी जाए तो क्या ये प्रैक्टिकल संभव है? मेरा ये क्वेश्चन है। देखिए क्यों संभव नहीं है? हाँ। जब किसान के आलू से बनने वाले चिप्स के रेट तय हो सकते हैं, एक गुटखा बिकता है जो आदमी के शरीर स्वास्थ्य को खराब करता है उसके रेट तय हो सकते हैं, आदमी सिगरेट पी रहा है उसके रेट तय हो सकते हैं, उसके रेट, आदमी शराब पी रहा है उसके रेट तय हो सकते हैं। उसके रेट तय नहीं है तो सिगरेट के कहाँ तय है? कोई 16 रुपए की सिगरेट है, कोई 10 रुपए की सिगरेट है। तो 16 वाली सिगरेट को आप 10 रुपए की खरीद सकते हैं? नहीं, खरीदने वाले खरीदते भी नहीं है। नहीं, ये देखिए आपको मैं समझाना चाहता हूँ। जो सिगरेट 16 रुपए की है या जो चिप्स 10 रुपए का है, उसमें अलग अलग वो है वैरायटी। भाई कोई 20 का है, कोई 10 का है। 10 वाले को आप 8 का कैसे खरीद लोगे? नहीं खरीद सकते। ऐसी फसलों का है, मत खरीदो भाई। गेहूं नहीं, वो जरूरी नहीं है ना। तो किसान ही कहाँ कहेगा फिर आप खरीदो? मत खरीदो। क्यों खरीद रहे हो किसान की फसल? आप मत खरीदो, आपको जरूरत महसूस नहीं होती। लेकिन कभी कभी किसान, देखिए जितना व्यापारियों के लिए सोचते हैं, मैं व्यापारियों से ना इत्तेफाकी नहीं रखता हूँ, द्वेष भाव नहीं रखता हूँ। व्यापारी भी इस देश का एक साइकिल सिस्टम है, उसको चलाता है, टैक्स देता है, और उस टैक्स से बहुत सारी सुविधाएं
आम जनता को मिलती हैं। मैं ना इत्तेफाकी उन लोगों से नहीं रखता, लेकिन उनको ना इत्तेफाकी रखने का मतलब ये नहीं है कि किसान को जो है पूर्ण रूप से पीस दिया जाए या बर्बाद कर दिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किसान जो है ना, कभी कभी अपनी फसलों से बहुत ज्यादा फायदा भी लेता है, एमएसपी से भी ज्यादा फायदा होता है उसे। अगर सब फल सब्जियां बोता है, देखिए, सब्जियां बोता है, उसमें फायदा ज्यादा होता है। मैं ये कह रहा हूँ। वो एक रिस्क है। देखिए, हमारे यहाँ खेती हुई है, हमने मूली बोई है, आप सर्दी में मूली की फसल होती है, और मैंने खूब, मुझे याद है, हमने मूली उपाड़ उपाड़ के फेंकी है खेतों में। अब बताओ कौन सा ऐसा व्यापारी है जो अपनी तैयार करके फेंक देगा? तो बड़ी परेशानी किसान। सर्दी में जब हमने गेहूं में पानी बलाया है भाई साहब, हाँ। और जब सर्दी की रात होती है ना, जब पानी बलाते हैं, तो आप उसमें जैसे पैर दोगे यार, फावड़ा से मुहाला मूंद दोगे, तो मूंदने के बाद आपकी मजबूरी बन जाएगी, आप उस नाली में या भरे में पैर लटका के ही बैठोगे। अगर आपने उससे पैर बाहर निकाल लिए तो आप पूरी रात वहां खड़े नहीं हो सकते। कई बार ऐसा होता है, मुहाला मूंदा और वो पहली जुताई है धान की डोले पे बैठ गया, पानी आ गया, भीज गया, सांप आ गया, बिच्छू आ गया। भाई, किसान के जीवन में कितना बड़ा रिस्क है, लेकिन उस रिस्क को कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, खाली व्यापार जो है खेती नहीं है। अगर व्यापार होगा तो इंसान कहीं नौकरी कर लगा 10-15 हजार रुपए की। किसान आत्मीय रूप से जुड़ा हुआ है, किसान इस देश से प्यार करता है, किसान इस भारत माँ से प्यार करता है, इस देश में जो नागरिक हैं प्रत्येक नागरिक से किसान प्यार करता है, इसलिए वो फसलों को उगाता है, बोता है। कह रही बात मूल्य की, तो वो मजबूरी है भाई, मेहनत करता है, लागत करता है, तो उसका परिवार भी कैसे चलेगा? आप मंडी में जाना, वहां कहना कि क्या रेट आप जो है सलजम मूली या गाजर बेच रहे हो, वो कहेगा जी 100 रुपए। आप कह दोगे 60 रुपए लगा लो, 70 रुपए लगा लो, लेकिन जो फिक्स चीजें उन पे तो हम लोग नहीं कह सकते। किसान कहेगा चलो जी कोई नहीं, आप 80 रुपए इसको दे दो। तो वो एक बड़ा दिल किसान का है, इससे हम लोग ना इत्तेफाकी नहीं रख सकते। आपने जो 27 नवंबर को धन सिंह कोतवाल जी के नाम पर जो आपने ये किसान यूनियन की जो नींव रखी है, मैं इसके बारे में ये पूछना चाहता हूं कि ये बाकी जितनी भी किसान यूनियन है उनसे कैसे अलग है? थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, क्योंकि जितनी भी आपने बातें बताई हैं तो सभी किसान संगठन बोलते हैं, एमएसपी की बात भी करते हैं, कर्ज माफी की बात भी करते हैं, लेकिन आप कैसे अलग हैं उनसे, ये बताइए आप। देखिए, हम अलग इस तरह से हैं कि सबसे पहले तो हम जिनको आदर्श मान के चल रहे हैं, हम उनको आदर्श मानते हुए किसानों के लिए एक किसान कार्ड की मांग करेंगे, जिसमें किसानों का मुफ्त तो स्वास्थ्य का इलाज होना चाहिए और मुफ्त उनके लिए शिक्षा होनी चाहिए। वो कार्ड सरकार जारी करे, मौजूदा सरकार करे या भविष्य में आने वाली सरकार करे, क्योंकि अगर शिक्षा और स्वास्थ्य मुफ्त होगी या सस्ती होगी, उस पर कुछ किसानों को छूट मिलेगी, तो गरीब किसान परिवार के जो बच्चे हैं, जो अच्छे हैं, जिनके अंदर बहुत बुद्धि है, ज्ञान है, जो पैसे के अभाव में कहीं ना कहीं उनकी योग्यता छिपी रह जाती है, तो वो योग्यता कहीं ना कहीं निखर करके आएगी। दूसरा, हम खाली फसलों के दाम की बात नहीं करेंगे, हम जितने जो है स्कूलों में लुटाई हो रही है, पिटाई हो रही है, लोग एनसीईआरटी कोर्स को पूरा लागू नहीं कर रहे हैं, जितना प्रकाशन वाले को पैसा मिलता है उससे ज्यादा जो है स्कूल वाला उनसे कमीशन ले लेता है, हर साल कोर्स का बदल देना, ये तमाम सवाल हैं जो किसान परिवारों पर एक बोझ बनकर हर साल जो है उभरते हैं। बिजली का निजीकरण, बिजली की लगातार महंगाई, ये तमाम बड़े मुद्दे हैं। और साथ साथ हम लोग भारतीय किसान यूनियन धन सिंह कोतवाल एक ऐसा संगठन है जो सबसे पहले भारत रत्न की मांग कोतवाल साहब के लिए करता है। हमारी प्रमुख मांग जो है वो ये है केंद्र सरकार से कि जो अमर शहीद रहे हैं, जिन्होंने 1857 की क्रांति को जन्म दिया है, अपने प्राणों की आहुति दी है, उनको सरकार भारत रत्न दे, ये हमारी पहली मांग है। उसके साथ साथ हम विचार वाले लोग हैं, हम तमाम पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो विधानसभाएं हैं उनमें धन सिंह कोतवाल जी की मूर्तियां जो है स्थापित कराएंगे, ताकि लोग उन्हें देखें, समझें, पढ़ें और उनके आदर्शों पर चल सकें। हमारा बड़ा विजन और मूवमेंट है, जो आने वाले समय समय पर हम आपके माध्यम से अपने संगठन के लोगों को, आम जनता को आपके चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे, क्योंकि आप के विचार जो है वो काफ़ी अच्छे हैं और जो वैचारिक लोग हैं आप उनको लगातार जो है अपने स्टूडियो में बुलाते रहते हो, हम देखते रहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि बहुत सारे संगठन हैं भारत में, ठीक है, आपका भी एक संगठन, आपने अभी इसकी नींव रखी है,
तो क्या आपको नहीं लगता कि इससे किसान की स्थिति मजबूत होने की बजाय कमजोर होगी? क्योंकि एक और संगठन, क्या सब संगठनों को एक नहीं हो जाना चाहिए? मैं पहले तो आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं किसी भी संगठन से ना इत्तेफाकी नहीं रखता और किसी भी संगठन को अलग अपने आप से नहीं समझता। हम सब लोगों के विचार एक हैं और एक ही विचारधारा के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरी बात रही कमज़ोर होने की, हम किसानों के पहरेदार हैं और पहरेदारों के बढ़ने से कभी भी जो है ना, कमज़ोरी नहीं हुआ करती। पहरेदार जितने ज़्यादा बढ़ेंगे, सुरक्षा उतनी ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है, आप ये कह रहे हो कि संगठन ज़्यादा होने से कोई फ़र्क पड़ने वाला कोई नहीं फ़र्क है, नहीं, बल्कि इससे और अच्छा होगा कि आप बिल्कुल। हर क्षेत्र हाँ, में अपने-अपने काम कर संगठन सकते होंगे हैं, तो काम काम करेंगे, करेंगे। काम करेंगे। आपने अपने संगठन का नाम धन सिंह कोतवाल जी के ऊपर रखा है, तो आपको क्या लगता है कि ये एक विचारधारा है या आप ये एक भावात्मक लोगों को जोड़ने का इसके पीछे क्या विचार है कि आपने धन सिंह कोतवाल जी को अपने साथ जोड़ा है? ये भावात्मक जुड़ाव की वजह से तो नहीं जोड़ा है आपने? देखिए कोतवाल जी एक विचारधारा है और वो विचारधारा, आदर्श, आइडियोलॉजी वो पूरे देश की है। क्योंकि उन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी, वो केवल एक समाज को आज़ादी नहीं मिली, पूरे देश को आज़ादी मिली। और जिस संगठन को हम चला रहे हैं किसान, किसान भी जो है वो हर जाति का है। पूरे भारतवर्ष में जितनी जातीय व्यवस्थाएं हैं, सभी जाति के लोग खेती किसानी करते हैं। तो किसान अपने आप में एक सरदारी है और उस सरदारी में हम छोटे से उसके जो है सिपाही हैं और पहरेदार हैं, वहाँ के रक्षक हैं, उसमें हम काम करेंगे। और रही कोतवाल साहब, तो कोतवाल साहब तो एक बड़ी शख्सियत रही हैं और उससे पहले भी तमाम हमारे महापुरुष ऐसे रहे हैं जिन्होंने कई सौ वर्षों शासन किया है, बड़ी योग्यताएं उनकी रही हैं। तो मैं निवेदन करूंगा, मैं जाति व्यवस्थाओं में ज़्यादा वो नहीं रखता कि कौन किस जाति से है, किस उससे है। मैं विचारों को ही जाति मानता हूँ। जिसके विचार खराब हैं, वो व्यक्ति खराब है, जाति किसी की खराब नहीं होती। मेरी सिर्फ वैचारिक लड़ाई है, जातिगत लड़ाई मेरी कभी नहीं रहती। लेकिन इंसान जिस जाति में पैदा होता है, पलता है, बढ़ता है, तो थोड़ा-सा वहाँ लगाव उसका स्वाभाविक रूप से होता है। और इतिहास इस बात का गवाह है कि हमारे जो है गुर्जर समाज के जो पूर्वज रहे हैं 800-700 ईस्वी में, उन्होंने 200, 250, 300 ईस्वी से 300 साल लगभग उन्होंने उस समय राज किया था। लेकिन आज जो हमारा समाज है, वो राजनीतिक रूप से कहीं न कहीं पिछड़ता नज़र आ रहा है। मैं महसूस करता हूँ कि कहीं भी गुर्जर समाज का एक प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, तो बड़ा दुःख उस चीज़ को देख कर के होता है। और हम कोशिश करेंगे कि सर्व समाज के साथ-साथ अपने समाज के लिए भी कुछ ऐसा विशेष और अच्छा करके इस दुनिया से जाएँ, ताकि समाज हमें आने वाले समय में हमारे जाने के बाद भी याद रख सके। एक बात बताइए कि आप 32 साल के युवा हैं, तो आपको लगता है कि किसानों की पीड़ा को समझने के लिए आपका उम्र और अनुभव जो है सक्षम है? देखिए, आपकी बात पे मुझे हँसी इसलिए आई है, आप मेरे बड़े भाई हो, मैं सम्मान बहुत करता हूँ आपका। लेकिन हँसी इसलिए आई है, जो शहीद भगत सिंह जी थे, वो 23 साल के थे और वो 23 साल की उम्र में फांसी चढ़ गए। 70-70 साल के लोग फांसी चढ़ने के लिए इच्छा नहीं जताते या ऐसा आंदोलन नहीं करते। तो क्रांति और आंदोलन के लिए उम्र कोई मायने नहीं रखती। मायने रखता है आपके जज़्बात, आपकी ईमानदारी, आपकी निष्ठा, आपका संघर्ष और आपका लक्ष्य। जैसा आज जो है विवेकानंद जी की जयंती है, तो उन्होंने कहा था उठो जागो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो, तब तक जो है काम करते रहो। तो मैं तो उन्हीं को आदर्श मान के शुरुआती दौर से काम करता हूँ और मुझे भरोसा है कि मैंने जो विचार, जो आंदोलन शुरू किया है, मैं आप सब लोगों के प्यार, स्नेह और खेती किसानी करने वाले अपने परिवार और मजदूर वर्ग का काम करते हुए, उनके लिए कुर्बानी देते हुए, बलिदान करते हुए एक दिन निश्चित रूप से इस संगठन को ऊंचाइयों पर लेकर जाऊंगा। चलो, आप 32 साल के युवा के साथ-साथ अविवाहित भी हैं। तो जो किसान की जो अपनी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं एक परिवार के लिए, तो आपको लगता है कि उनकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनकी जो पीड़ाएँ हैं, उनको आप समझ सकते हैं क्योंकि आप अविवाहित हैं अभी फ़िलहाल? देखिए भाई, मेरी माता भी आज इस दुनिया में नहीं है, खैर मैं आपको बता दूं। मेरे पिताजी भी इस दुनिया में नहीं हैं।
लेकिन भाई मैं वहाँ पला हूँ, बड़ा हूँ, मैंने उनके त्याग, बलिदान और हमारे प्रति जो उनका समर्पण था, जो भाव था, वो खुद परेशान हो लेते थे, दुःख में रहते थे, बड़ा कष्ट सहते थे, लेकिन उन्होंने कभी हमें कोई कष्ट नहीं होने दिया। हमारे परिवार में हमारी बहनें भी हैं, हमारे भाई भी हैं, हमारे भतीजे भी हैं, तो वो सब सुख मैं देखता हूँ। तो ऐसा तो नहीं है कि मेरे परिवार में कोई है ही नहीं, मैं अकेला हूँ। हाँ, आप ये ज़रूर कह सकते हो कि मैं जो है पारिवारिक जो वैसा दूसरा जीवन होता है, परिवार बनाने वाला, उस जीवन से मैं अभी थोड़ा दूर हूँ, क्योंकि मेरे विचार थोड़े से अलग हैं। परिवार बनाने के लिए तमाम लोग इस देश में जन्म लेते हैं, रोज़ लाखों लोग पैदा होते हैं और लाखों मर जाते हैं। तो मैं यहाँ केवल परिवार बनाने के लिए मैं पैदा नहीं हुआ हूँ, मैं एक क्रांति लाने के लिए पैदा हुआ हूँ। इस देश में एक स्थापित कुछ चीज़ें करने के लिए आया हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि जो मेरे विचार हैं, जो मेरे दिल का अंदर का दर्द है, जो मेरे समाज की परेशानियाँ हैं, जो आज भी मेरा समाज बहुत सारी चीज़ों से वंचित रहता है, मैं उस दुःख, उस दर्द को समझ करके और उस दुःख दर्द को, उस परेशानी को दूर करूँ। हो सकता है कल विचार मेरे जो है पारिवारिक जीवन के लिए 19-20 हो जाएँ, क्योंकि परिवार एक बड़ी चीज़ होता है, तमाम रिश्तेदार और सब चीज़ें होती हैं। लेकिन मेरा लक्ष्य, मेरे विचार और जो मैंने करने की अपने मन में ठान रखी है, अपने किसानों के लिए, अपने मज़दूरों के लिए, अपने नौजवानों के लिए, उस समाज के लिए, उस परिवार के लिए जिसमें मैं पैदा हुआ हूँ, तो वो निश्चित है आप एक दिन याद रखोगे। जल्दी ही, लंबा समय नहीं लूँगा, आपके साथ बैठकर इंटरव्यू करेंगे और एक विचार, एक धारा इस संगठन की आपको बहुत जल्द बड़े रूप में बहती हुई नजर आएगी। जितना मजबूत तरीके से लोग जुड़ रहे हैं, तो वो मेरे आत्मविश्वास को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। तो 10 साल बाद पवन गुर्जर अपने आप को कहाँ देखते हैं? एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक किसान नेता या एक राजनेता? किसान नेता, सामाजिक नेता, राजनीति में जाना अब मेरी इच्छा नहीं है। तो पवन जी, हम एक रैपिड फायर शुरू करते हैं और आपको ये या तो एक शब्द में जवाब देना है या एक लाइन में भी, जैसा चाहें आप दे सकते हैं। तो आप हमें बताइए कि एमएसपी या कर्ज माफी? एमएसपी। ठीक है। आंदोलन या बातचीत? बातचीत। सरकार दुश्मन या जरूरत? जरूरत। राकेश टिकैत प्रेरणा या चुनौती? नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। युवा किसान उम्मीद या हताशा? उम्मीद। राजनीति हाँ या ना? राजनीति से नाइत्तेफाकी नहीं रखी जा सकती, क्योंकि राजनीति के रास्ते ही किसानों के रास्ते खोलते हैं। हाँ, इतना है, मैं कोई विधानसभा और लोकसभा जाने के लिए मैं इस संगठन का निर्माण नहीं किया हूँ। सोशल मीडिया ताकत या भ्रम? ताकत। ट्रैक्टर या ट्विटर? ट्रैक्टर, ट्विटर दोनों। धरना दिल्ली या जिला? जहां जैसी आवश्यकता हो। किसान यूनियन एक या कई? सब एक विचारधारा है। अच्छा। समझौता मजबूरी या रणनीति? रणनीति। सत्ता लक्ष्य या खतरा? खतरा तो नहीं हो सकता। लक्ष्य लक्ष्य। लक्ष्य हो सकता है। ठीक है। खेती व्यवसाय या संस्कार? संस्कार पहले और व्यवसाय बाद में। ठीक है। नेता जमीन से या मंच से? जमीन से और मंच से, दोनों से। जमीन पे भी काम करना होगा और मंच पे भी जो है जाना होगा। दिल्ली धरना जरूरी या जरूरत से ज्यादा? बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने पर। अच्छा, मतलब ठीक है। किसान ज्यादा परेशान खेत में है या धरने में है? खेत तो भूमि तो माँ है, और धरना भी एक मजबूरी है। जब मजबूरी होती है तो धरना भी करना होता है। पवन गुर्जर आंदोलनकारी या भविष्य का चेहरा? अभी तो आंदोलनकारी हूँ, अब भविष्य में क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है वो देखते हैं। तो दोस्तों, ये थे पवन गुर्जर। इन्होंने बहुत ही बेबाकी से सारे हमें जवाब दिए, और बाकी ये कैसे बदलाव लाते हैं या ये इनका एक नाम जो है सिर्फ भीड़ में जाके खो जाता है, ये तो आप तय करेंगे या किसान तय करेंगे। धन्यवाद।